आचार्य चाणक्य ने आज से शताब्दियों पूर्व कहा था कि जिस देश के लोग अपने इतिहास को नहीं जानते और उस पर गर्व नहीं करते, उस देश का अस्तित्व धीरे धीरे मिट ही जाता है। दुर्भाग्य से अभी जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा लिखा गया है, जो कि असत्य से प्रेरित है एवं विकृत है। ये एक प्रकार का षड्यंत्र है जो कि हमारे महान सभ्यता को नष्ट करने के लिए गढ़ा गया है। इस षड्यंत्र में शामिल लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपने महान सनातन सभ्यता पर गर्व करें। यही कारण है कि उन्होंने लुटेरे मूल के क्रूर मुगलों एवं अन्य मुस्लिम शासकों का महिमा मंडन तो खूब किया है, लेकिन हिंदू सम्राटों के बारे में ना के बराबर ही लिखा है। किंतु हम भारत के लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम अपने इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानें, साथ ही उसका प्रचार प्रसार करें ताकि हम एवं हमारी आने वाली पीढ़ी अपने असल इतिहास पर गर्व कर सके। आज की वीर गाथा एक ऐसे शासक की है जिसे भारतीय इतिहास में सबसे सफलतम सेना नायकों की श्रेणी में रखा जाता है। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने खुलकर विदेशी ताकतों से लोहा लिया, साथ ही देश के अंदर उठने वाले विरोध को भी काबू किया। उनके शासनकाल को भारत एवं सनातन धर्म का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आज भी उनकी गौरव गाथा भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है और असल इतिहास को पढ़ने वाले उन्हें बड़े सम्मान के साथ पढ़ते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम संक्षेप में बताते हैं भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। कौन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? महान शासक समुद्रगुप्त के बहुत से पुत्रों में से दो पुत्र रानी दत्ता देवी से थे, रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के छोटे बेटे थे, पर समुद्रगुप्त चाहते थे कि चंद्रगुप्त ही उनके उत्तराधिकारी बने और वह उनका सिंहासन संभालें, पर समुद्रगुप्त को जो डर था वैसा ही हुआ। रामगुप्त राजा बन गए और वह एक अयोग्य और दुर्लभ राजा साबित हुए। इसी बात का लाभ उठाकर मगध के शत्रु शक राजा ने मगध पर आक्रमण कर दिया और रामगुप्त को परास्त कर दिया। हारने के बाद रामगुप्त ने सोचा कि शत्रु के आगे मैं अपनी पत्नी को समर्पण कर देता हूं, इससे मैं बच जाऊंगा। जब यह बात उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को पता चली, तब उसने रामगुप्त को समझाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं माना और उसने चंद्रगुप्त पर ही हमला कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध किया और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। इस तरह शंकों को हराने के बाद 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त मगध के राजा बन गए और इन सभी बातों का उल्लेख कवि मिरान्यास में मिलता है। चंद्रगुप्त की बचपन से ही राजकाज में दिलचस्पी थी। वह अपने पिता समुद्रगुप्त से युद्ध नीतियों का ज्ञान प्राप्त करते रहते थे। जब वह राजा बने तो अपनी इसी सैन्य कुशलता से वह आगे बढ़ते गए और गुप्त वंश का साम्राज्य विस्तार किया। चंद्रगुप्त के शासन में सनातन धर्म का उत्थान। फाहेन ने अपने लेखों में लिखा है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का अधिक प्रचार था। वहां के लोग परोपकारी प्रवृत्ति के थे। राजा, अमीर और साधारण लोग भी मंदिर बनवाते और जमीन और मकान दान देते थे। कुछ दानी बाग भी दान में देते थे। वहीं दान में बैल भी दिए जाते थे जो खेती के लिए काम में लाए जाते थे। दान पात्र लिखे जाते थे। उन दान पात्रों के नियमों का पीछे आने वाले राजा भी पालन करते थे। चंद्रगुप्त ने धार्मिक प्रसार के प्रचार के लिए 5 प्रकार के सिक्के चलाए। धनुष बाण वाले सिक्कों पर एक और गरुड़ की आकृति और दूसरी ओर मां लक्ष्मी की आकृति है। सिंह वध वाले सिक्कों पर एक और राजा को सिंह को मारते हुए और दूसरी ओर सिंह वाहिनी दुर्गा की आकृति है। इसमें सिंह संभवतः चंद्रगुप्त की सुराष्ट्र विजय का सूचक था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंहासन, छत्र और घुड़सवार वाले सिक्के भी चलाए। मौर्यों के शासन के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ चढ़कर किया गया, जो सनातन धर्म के विघटन का कारण बना। इतिहासकार लिखते हैं कि गुप्त शासकों के आने से पहले भारत में सनातन धर्म को मानने वाले 10 से 15% तक ही सीमित रह गए थे। अगर मौर्य साम्राज्य की समाप्ति नहीं हुई होती तो सनातन धर्म संभवतः कुछ क्षेत्रों तक ही सिमटकर रह जाता। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त और फिर उनके पुत्र कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में सनातन धर्म के प्रचार के लिए साहित्य, कला, स्थापत्य, अभिलेखों पर जोर दिया, जिससे मृत्यु प्राय हो चुके धर्म को सशक्त किया जाए।
ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। जब हम ऐतिहासिक लेखों पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना शासन कायम किया और स्वयं को उपाधियां दी, जिसमें महाराजाधिराज, परमा भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र सिंह, विक्रामक एवं विक्रमादित्य आदि प्रमुख हैं। लेकिन गुप्त काल में जो भी ऐतिहासिक स्रोत हमें प्राप्त हैं वो बहुत कम हैं। अधिकांश लेख तो नालंदा विश्वविद्यालय के मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा लगाए हुए आग में जलकर भस्म हो गए। अन्य जो बचे हुए अभिलेख हैं उन्हें विकृत कर वामपंथी इतिहासकारों द्वारा एक अलग ही रूप में पेश किया गया। यही कारण है कि हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के विषय में ना के बराबर जानते हैं, जबकि ये वो समय था जब विदेशी आक्रमणकारियों को कुचलते हुए हिंदू साम्राज्य पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।